हम जब दशाओं को देखते हैं तो दशाओं में मैंने कहा था कि जिस प्लेनेट की दशा है वो 25% रिजल्ट देता है, उसका नक्षत्र लॉर्ड 75% रिजल्ट देता है, और उसका जो सब लॉर्ड है यदि वो है तो वो 100% रिजल्ट देने में कैपेबल है। कहने का मतलब ये है यदि प्लेनेट के अंदर वो भाव आ रहा है जिसकी दशा चल रही है तो वो आपको ओनली 25% कैपेबल होगा रिजल्ट देने में, और यदि नक्षत्र में वो भाव आ रहा है तो वो आपको 75% रिजल्ट देने में कैपेबल होगा, और यदि सब लॉर्ड में आ गया वो भाव तो वो काम हो ही जाएगा। मगर प्रॉमिस के केस में एक्चुअली देखिए, प्रॉमिस में भी सब लॉर्ड सबसे स्ट्रोंग है अभी भी। वो भाव का सब लॉर्ड देखते हैं जिसे हम कस्पल सब लॉर्ड बोलते हैं। तो कस्पल सब लॉर्ड के अंदर यदि कोई भाव आ रहा है तो वो काम होगा, ये मानकर हम चलेंगे। वैसे मगर प्रॉमिस में रिड्यूसिंग हो जाता है यदि तीन चीजें हैं, कस्पल सब लॉर्ड है, दूसरा उसका नक्षत्र लॉर्ड है, और तीसरा उसका सब लॉर्ड है कस्पल सब लॉर्ड का, वो प्लेनेट का। तो यहां पर क्या होता है कि प्रॉमिस में जो तीनों के अंदर यदि प्रॉमिस आ रहा है, तीनों के अंदर आ रहा है, तब उसे हम 100% प्रॉमिस मानकर चलेंगे। यदि आपका कस्पल सब लॉर्ड में भी केवल वो भाव आ गया तो कस्पल सब लॉर्ड भी एक्चुअली अपने आप में मैरिज देने में कैपेबल होता है, मगर उसमें हम दशा की तरह उसको परसेंटेज में एक्चुअली डिवाइड करना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। इन जनरल ये मान के चलेंगे आउट ऑफ 3 यदि 2 कॉम्बिनेशन है तो वो प्रॉमिस काफी स्ट्रोंग हो गया। यहाँ पे स्ट्रोंग और वीक वर्ड बोलेंगे, जैसे मैंने दशा में 25%, 75% और 100% बोला था, वो प्रॉमिस में नहीं बोल सकते। प्रॉमिस क्या होगा, यदि एक भी पैरामीटर मीट कर रहा है तभी भी आपकी मैरिज हो सकती है, और 2 पैरामीटर मीट करते हैं तो हम कहेंगे इट इज बेटर पॉसिबिलिटी, और 3 पैरामीटर मीट कर रहे हैं तभी भी हम कहेंगे इज द बेस्ट पॉसिबिलिटी। मगर यहाँ पे इशू ये आता है ओनली 1 पैरामीटर भी पूरी तरीके से मैरिज कराने में पॉसिबल है, इसलिए यहाँ पे मैंने परसेंटेज नहीं दिया। केवल कस्पल सब लॉर्ड में भी वो अभाव आ गया तभी भी हम कह देंगे कि इस पर्टिकुलर पर्सन की कुंडली के अंदर प्रॉमिस है। तो जनरली आपको केसेस ऐसे ही मिलेंगे, 1 या 2 कॉम्बिनेशन में वो भाव आ रहा होगा, तीसरे में नहीं आ रहा होगा, प्रैक्टिकली ऐसा ही होगा, तभी भी हम उसको प्रॉमिस मानकर चलेंगे। जी सर। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर मैं ये पूछ रही थी, मान लो जैसे 2711 यदि केवल 11 आ जाए दशा में, तीनों लेवल पे या 2 लेवल पे नक्षत्र, और जी तो फिर मैरिज हो जाती है 11 आने से? नहीं होगी, कोई भी एक भाव आ जाए तो भी होगी। 2 7 11 में कोई भी तीनों भाव यहाँ पर जो भी हैं आप प्रॉमिस के लिए। दशा में जैसे अंतर दशा में केवल 11 आ जाए, केवल 11 होगा तो भी मैरिज हो जाएगी। अब उसमें हम साथ में कौन से भाव हैं उसे हम देखेंगे, पर मैरिज हो जाएगी। तो 2 7 11 में से कोई भी स्क्रिप्ट में एक भी भाव आ रहा है तो स्टिल मैरिज हो जाएगी उस दशा के अंदर। जय श्री राम सर। जी जय श्री राम जी। कौशल जी। हाँ नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, वो आपने जो सेटल की एक टेक्निक बताई थी जो 4 पॉइंट थे। नहीं वो आप क्लास को वो करिए सर, रिकॉर्डिंग चल रही है ना इसकी? सर हाँ, अच्छा अच्छा, वो उसका है, ठीक ठीक ठीक। हाँ वो मैरिज का है, मैरिज में आप डिस्कस करना है। अरे मैं भूल गया था सर, वो मेंबर्स कॉमन नहीं है। चलो हम आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, अभी जो जैसा मैंने कहा था हम राशियों को थोड़ा डिस्कस करेंगे, और इसको आपको आती भी है तो थोड़ा सा जैसा मैं बताता हूं उसे ध्यान रखना। ये आप चाहे वैदिक भी जो यूज करते हैं और केपी में भी राशियों की इंपॉर्टेंस होगी आगे जब मैं आपको प्रेडिक्शन बताऊंगा। ज्यादातर लोग यूज नहीं करते मगर राशि को यूज करना बहुत जरूरी होता है, और इवन आप राशियों को प्रॉपर प्रैक्टिकल सिग्निफिकेशन यदि उसके समझते हैं तो आपको बंदा देखते ही पता चल जाएगा इस पर्टिकुलर पर्सन की ये लग्न होनी चाहिए। और मतलब ये नहीं है कि हम केवल थ्योरेटिकल पढ़े हैं और उसके बेस पे लगाएं। हमारे पास जो लोग मिलते हैं उनकी यदि हम लग्न पूछना शुरू कर दें और उसके बेसिस पर हम जज करना शुरू करें तो फेस का जो स्ट्रक्चर होता है, एक पर्सन का हाव भाव होता है, उसका जो एटीट्यूड होता है, ऐसी सभी चीजों से उसकी लग्न के बारे में हम पता कर सकते हैं। क्योंकि हर एक राशि के जो सिग्निफिकेशंस हैं, करैक्टरिस्टिक हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट हैं, वेल डिफाइंड हैं। उनमें हमें ऐसा लगेगा कॉमन है मगर उनके बीच में कॉमन कुछ भी नहीं है। हर एक राशि के करैक्टरिस्टिक बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर आज प्रैक्टिकल करैक्टरिस्टिक एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। वैसे आप में से ज्यादातर लोगों को मालूम होंगे
पर भी हो सकता है आपको थोड़ा कुछ डिफरेंट लगे, और मैं यूजेबल करेक्टरिस्टिक की बात कर रहा हूं, जो बुक्स में लिखे होते हैं उसकी बात नहीं करूंगा आज। तो यहां पर हम देखिए, मैं ये एक मिनट शेयर करना भूल गया, शेयर करता हूं स्क्रीन। तो एक्चुअली क्या होता है कि ये राशियों का मीनिंग होता है, जो स्काई के अंदर सूर्य जिस मार्ग पर भ्रमण करता है, बेसिकली तो सूर्य स्थिर होता है और मूव अर्थ करती है। तो हम यहाँ पर ऐसा मान के चलते हैं कि जो हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी है उसके अंदर हम अर्थ को स्टैटिक मानते हैं और सूर्य उसके ऑल अराउंड रिवॉल्व करता है। तो सूर्य जिस मार्ग में मूव करता है उसे हम सूर्य मार्ग बोलते हैं, और ये टोटल ऐसे 360 डिग्री का बना होता है। यहाँ पे डायग्राम अपियर हो रहा होगा, ये 360 डिग्री में फैला हुआ होता है। तो इस जो 360 डिग्री का स्पेस होता है उसको 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो 360 डिग्री को 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो हर एक पार्ट 30 डिग्री का होगा, और उस हर एक पार्ट को एक राशि कहा जाता है। तो ऐसे आपका टोटल जो ये आपका ब्रह्मांड है उसको 12 भागों में डिवाइड किया हुआ है, और हर एक भाव 30 डिग्री का, वो 30 डिग्री का भाव एक पर्टिकुलर राशि को रिप्रेजेंट करता है। और इसमें हमने इस तरीके से हर एक राशि की शेप होती है, उसके अंदर आपके स्टार होते हैं अलग अलग, तो इनको 12 राशियों में डिवाइड किया हुआ है। तो नटशेल में मैं बोलूंगा तो जो आपका स्काई है उसके अंदर सन जिस भी पाथ के अलोंग रिवॉल्व करता है उस पाथ को एक 360 डिग्री का वो एक गोला है, उसको हमने 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, और एक एक पार्ट एक एक राशि को रिप्रेजेंट करता है। खैर ये एक थ्योरेटिकल बात हुई। क्लासिफिकेशन ऑफ साइन की मैं बात करूंगा, अब सभी लोगों को पता है, ये मैं कोई नई चीज नहीं बता रहा हूं, पर स्टिल आप इसे समझें। राशि एक्चुअली 4 तरह की राशियों का यूज किया जाता है। तो जो नॉर्मली लोग जो एस्ट्रोलॉजी नहीं जानते उनको इस बारे में कोई भी डिफरेंस मालूम नहीं होता, और मैं तो ये देखा है कि जो एस्ट्रोलॉजी जानते हैं वो भी कंफ्यूज होते हैं। राशि बोलो तो वो किसको समझेंगे? यदि मैं कहूं कि आपकी राशि क्या है तो राशि सुनते ही कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। एक्चुअल में जो राशियों को 4 तरीके से डिवाइड किया हुआ है, एक होती है चंद्र राशि, दूसरी होती है सूर्य राशि, और तीसरी होती है लग्न राशि, और चौथी होती है नामाक्षर राशि। अब इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, जो आम लोग हमारे पास आते हैं वो ज्यादातर लोग तो सूर्य राशि को ही अपनी वो मान के चलते हैं। वो कहेंगे मेरा जोडियक साइन ये है, मैं कैंसेरियन हूं। कैंसेरियन किस बेस पर डिसाइड करते हैं वो, कि वो सूर्य जब कैंसर साइन में था उस 1 मंथ के अंदर वो पैदा हुए हैं, वो अपने आप को कैंसेरियन बोलते हैं। राशि का वैसे मतलब होता है चंद्र राशि। वैसे मैं बता देता हूं, एक्चुअल टर्म जो राशि यूज की जाती है वो चंद्रमा जिस साइन में होता है वो पर्सन की चंद्र राशि मानी जाती है, उसी को राशि बोलते हैं। और आपकी लग्न को लग्न ही बोला जाता है या लग्न राशि बोला जाता है। तो हम किसी भी नेटिव से जब बात करेंगे या हम समझेंगे तो लग्न बोल रहे हैं, लग्न को लग्न ही बोलना है या लग्न राशि बोलना है। जैसे ही आप राशि पूछोगे कि आपकी राशि क्या है तो वहां ही कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। बहुत लोग चंद्र राशि को अपनी राशि बताएंगे और बहुत लोग लग्न को राशि बता देंगे। तो यहां पर हमें इन चीजों को बहुत क्लियरली अपने माइंड में रखना है एज ए एस्ट्रोलॉजर, कि हम किसी पर्सन को जब बता रहे हैं तो चंद्र राशि वर्ड बोलना सीखें, लग्न राशि वर्ड बोलें, सूर्य राशि बोलें। चंद्र राशि मीन्स मून साइन, लग्न राशि मीन्स असेंडेंट, सूर्य राशि मीन्स सन साइन, और एक होती है नामाक्षर राशि जिसे हम नाम राशि या नेम साइन बोलते हैं। 4 तरह की राशियां होती हैं। तो यहां पर एक पर्टिकुलर मैंने कुंडली बनाई हुई है उसे समझाने के लिए, और ये हमने मान लिया कोई मिस्टर अनिल की ये कुंडली है। तो इस कुंडली में जो आपका यहाँ पर पहले भाव के अंदर 4 साइन है, तो फर्स्ट भाव के अंदर कुंडली में जो भी साइन होता है उसी को हम लग्न राशि बोलते हैं। तो इस पर्टिकुलर पर्सन की जो लग्न या लग्न राशि कैंसर हो जाएगी, क्योंकि 4 साइन के अंदर है। इसके बाद कुंडली के अंदर चंद्रमा जिस भी साइन के अंदर बैठा हो, मून जिस भी साइन के अंदर होता है, जैसे यहाँ पे 5 साइन में है, उसे हम चंद्रमा राशि या मून साइन बोलते हैं। तो जब भी आप राशि वर्ड यूज करें तो इंडिपेंडेंट राशि वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, उसके साथ हमें हमेशा लगाना चाहिए हम लग्न राशि की बात कर रहे हैं, चंद्र राशि की बात कर रहे हैं,
और तीसरा आपकी कुंडली के अंदर सूर्य जिस भी साइन के अंदर प्लेस्ड हो, जैसे यहाँ पे 10 साइन के अंदर प्लेस्ड हो, उसे हम सन साइन बोलते हैं। और यहाँ पर इन तीनों का डिफरेंस आपको सभी लोगों को पता होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। ये लग्न है 2 आवर्स के लिए मैक्सिमम या अराउंड 2 आवर ये रहता है, इसके बाद बदल जाता है। इसलिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी पर्सन के फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने में। चंद्रमा या मून एक पर्टिकुलर साइन में 2.25 से लेकर 2.5 डेज तक होता है। तो जो भी 2 दिन के अंदर लोग बॉर्न होंगे उन सभी की चंद्र राशि सेम होगी। इसलिए चंद्र मून साइन को केवल इवेंट को कंफर्म करने के लिए यूज किया जाता है। कभी भी इवेंट के प्रेडिक्शन के लिए मून साइन को हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हम समझ सकते हैं कि 2 दिन में जितने लोग पैदा हुए उन सभी का मून साइन सेम होगा। अब सभी का मून साइन सेम है तो सबका आपका फ्यूचर सेम नहीं हो सकता। जबकि लग्न एक ही दिन में 12 बार 12 टाइम बदलती है, लग्न 2-2 घंटे में बदल जाती हैं। 10 बजे जो बंदा बॉर्न हुआ उसकी लग्न कुछ होगी, 12 बजे जो बॉर्न हुआ उसकी कुछ और होगी। इसी तरीके से जो सन साइन है, सूर्य है, वो पूरे 1 महीने तक सेम रहता है। तो 1 मंथ के अंदर जो भी लोग बॉर्न हुए उन सभी का सन साइन सेम आएगा, उन सभी की कुंडली में सूर्य सेम राशि के अंदर होगा। इसके बाद नाम राशि के कुछ अलग रूल हैं जिनके बारे में हम बात नहीं करेंगे। प्रेडिक्शन में इसका कोई यूज नहीं होता। मैंने यहाँ पे बता दिया है कि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर नाम राशि से भी प्रेडिक्शन देने की कोशिश करते हैं, पर मेरा उसमें बिल्कुल बिलीव नहीं है कि वो प्रेडिक्शन सही जाती हैं। तो ये इस तरीके से इनको 4 टाइप की राशियों में क्लासीफाई किया हुआ है। आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन नोट करके रख लो, यदि कुछ पूछना हो तो मैं जब कहूंगा देन आप इसको पूछ लेना। अब देखिए राशियों को, हालांकि इनका बहुत मल्टीपल टाइप का क्लासिफिकेशन होता है, मगर यहाँ पे मैं मेन क्लासिफिकेशन अभी बता रहा हूं आपको राशियों का। इस मल्टीपल टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है। तो राशियों को तत्व के आधार पर, एलिमेंट के आधार पर 4 टाइप की राशियों में क्लासिफाई किया हुआ है। एक होता है आपका फायरी साइन जिसे अग्नि तत्व बोलते हैं, एक दूसरी होती है अर्थ साइन जिसे हम पृथ्वी तत्व बोलते हैं, तीसरी होती है आपकी वायु तत्व या जिसे हम एयरी साइन बोलते हैं, और चौथी होती है आपकी जल तत्व जिसे हम वाटरी साइन बोलते हैं। अग्नि तत्व में जो राशियां आती हैं वो 159 आती हैं। मैं नंबर यहां पर बोल रहा हूं, 1 मीन्स मेष, 5 मीन्स सिंह और 9 मीन्स धनु। ऐसे ही पृथ्वी तत्व में आएंगे, इनमें 1 ऐड कर दीजिए, 2, 6, 10 आपकी पृथ्वी तत्व की राशियां होती हैं, वृषभ, कन्या, मकर। और फिर इसमें हम 1 ऐड कर देंगे तो 3, 7, 11 आपकी वायु तत्व की राशि होती है, और इसके बाद 4, 8, 12 जल तत्व की राशि होती है। अब इसका बहुत ज्यादा सिग्निफिकेशन है कि आपकी लग्न में कौन सी राशि है, आपकी 10वें भाव में कौन सी राशि है, आपकी 4थे भाव में कौन सी राशि है, आपके 7वें भाव में कौन सी राशि है। उससे आपकी बहुत सारे इवेंट को आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। लग्न के अंदर आपकी 1 राशि है तो आपके बारे में बताया जा सकता है पूरी तरीके से। आपकी करेक्टरिस्टिक के बेस पर हम आपकी लग्न बता सकते हैं कि आपकी ये लग्न होगी। आपके 10वें भाव के अंदर इनमें से कोई राशि आती है, उससे पता चल जाएगा कि आपका प्रोफेशन क्या होगा। आपके 7वें भाव के अंदर इनमें से कोई राशि आती है तो आपके स्पाउस के बारे में बताया जा सकता है। हालांकि ये सारी चीजें 100% एक्यूरेट नहीं होती, मगर आप कुछ हद तक उसको एक्यूरेसी होती है। एस्ट्रोलॉजी में 60% से ज्यादा एक्यूरेसी किसी भी चीज में नहीं होती, मगर 60% भी हम बता पाए तो काफी कुछ पॉसिबल है। तो अग्नि तत्व की राशि से हम क्या आइडेंटिफाई करते हैं, इसके जो मेन कैरेक्टरिस्टिक हैं वो मैं यहां पर बता रहा हूं। यदि किसी की लग्न में 1 साइन है, 5 साइन है, 9 साइन है, मतलब मेष, सिंह या धनु उसकी लग्न है, तो ऐसे पर्सन की दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, कमिटमेंट होता है उसका, जो उसने एक बार सोच लिया, विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है। वो लोग वो काम करके मानते हैं, जल्दी से उसके पीछे नहीं हटते। चाहे उन्हें पता चल रहा है कि बिल्कुल भी सक्सेस नहीं मिलने वाली है, तो अब अपने आसपास के लोगों में देखें कि आप कई तरीके के लोग होते हैं। हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं। वो सोचते हैं नहीं कुछ नहीं होने वाला, ये तो बहुत मुश्किल है, बहुत डिफिकल्ट है, हमें करने की जरूरत नहीं है और इसमें तो हमें सक्सेस नहीं मिलेगी। मगर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जहां 0% भी पॉसिबिलिटी है, फिर भी वो करते हैं कि नहीं मैं तो इसको करके मानूंगा ही, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये जिनकी भी लग्न 159 होती है उनके अंदर ये दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। दूसरा, वो कर्मशील और गतिशील होते हैं। कर्मशील का मतलब वो काम से पीछे नहीं हटते, लगातार काम करते रहते हैं। ऐसे लोगों का ये होता है कि ऑफिस गए, ऑफिस से वो काम करके आए
और घर पे आके वो कोई दूसरा बिजनेस कर रहे होंगे, दूसरा काम कर रहे होंगे। रात को 11 बजे पता चला उनका कोई रिलेटिव एयरपोर्ट पे, रेलवे स्टेशन पे आ रहा है, तो उसे भी लेने वो साथ के साथ चले जाएंगे। हालांकि मुझे एग्जाम्पल नहीं देना चाहिए और वो हो जाएगा पॉलिटिकल। आप एक पॉलिटिकल लीडर है हमारे कंट्री में बहुत, तो वो आप देखते हो कि अभी यहाँ पे रैली खत्म हुई और 2 घंटे के बाद वो मलेशिया में पहुंच गए, 3 घंटे के बाद वो चेन्नई में आके अपना भाषण दे रहे हैं, 4 घंटे के बाद आप देख रहे हो कि वो एक कैबिनेट मीटिंग कर रहे हैं और इसके बाद वो टीवी पर आकर अपना इंटरव्यू दे रहे हैं। इस तरीके के वो कर्मशील और गतिशील होते हैं लोग, वो कभी रुकते नहीं है। इस तरीके की उनके अंदर ऊर्जा होती है। हालांकि वो जिन पर्सन का मैं बोल रहा हूँ उनकी ये लग्न इनमें से कोई भी नहीं है, पर ये करैक्टरिस्टिक है एक्चुअली 159 के। बहुत हाई एनर्जी है। अब ये पता कैसे चली है दोनों चीजें, हाई एनर्जी कहां से पता चली? अग्नि तत्व। तो अग्नि तत्व, ये दोनों चीजें जो होंगी, कर्मशील और गतिशील होने के लिए अग्नि की जरूरत होगी। आपके अंदर फायर होना चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए। अग्नि मीन्स एनर्जी भी होता है, तो अग्नि के समान ऊर्जा होती है। मगर इनका एक जो नेगेटिव वो होता है, इनके ये बहुत जल्दबाजी होती है इनके अंदर। चाहते हैं कि हम हर चीज को अभी कर लें, अभी सिमट लें। जो मैंने एग्जांपल दिए थे, जल्दबाजी का ही ये है कि वो ऑफिस से आएंगे, दूसरा काम पकड़ लेंगे, दूसरा काम आपका, इसके बाद वो तीसरा काम करेंगे, और वो किसी भी काम को बहुत जल्दी करते हैं। ये आपके 4 करैक्टरिस्टिक यदि आप इसको नोट कर लेते हो अग्नि तत्व राशियों के, मेष, सिंह और धनु, इनमें सबसे पहला जो करैक्टरिस्टिक आपको दिमाग के अंदर रखना है, इन्हें और बिठा लो। आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी किसी भी पर्सन के बारे में जानने में कि उनकी अग्नि तत्व की राशि है। अब मैं इसको प्रेडिक्शन में कैसे यूज करूंगा, आप देखिए। मेरे पास एक पर्सन आया, मैं प्रेडिक्शन सिखा रहा हूं, ये कुंडली एनालिसिस मैं सिखाता हूं, उसमें मैं राशियों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूं, तो वो मैं यहाँ पे बता रहा हूं। इसीलिए मैंने बार बार ये कहा भी था कि आप लोग इस क्लास को मिस ना करें। थोड़ा बहुत जो भी मैं बता पाऊंगा यहां पर भी बता रहा हूं कि अग्नि तत्व की किसी की लग्न आपने कुंडली के अंदर देख ली, आप उससे सीधा सीधा क्वेश्चन करिए कि आप जल्दी से कोई चीज को गिव अप नहीं करते। देखिए, हमारे पास कोई भी क्लाइंट आया या कोई भी नेटिव आया और उसने कुंडली दिखाई है, 159 लग्न है, आप ये 4 क्वेश्चन उसको बोल दीजिए, वो फटाफट एग्री कर जाएगा, हाँ जी। आप कहोगे उसकी लग्न देखते ही कि आपकी बहुत वो है, आपके अंदर कोई भी चीज आप ठान लेते हो तो आप फिर करके ही मानते हो। इसके बाद आप कहोगे कि आप काम लगातार करते रहते हो, आराम जल्दी से नहीं करते और बहुत लगातार मूव करते रहते हो, या आपके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी है मगर आप बहुत ज्यादा जल्दबाजी में रहते हो। वो कहेगा हाँ जी बिल्कुल सही कहा आपने। इस तरीके से हम उसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। अभी दूसरी जो कैटेगरी है इसके अंदर, वो है पृथ्वी तत्व की राशि। इसके अंदर आती है वृषभ, कन्या और मकर, 2, 6, 10, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। तो पृथ्वी तत्व की राशियों के लोग, अब ये पृथ्वी से लिंक कर लीजिए बस, इसे आपको और कुछ याद नहीं करना। अग्नि तत्व में अग्नि से लिंक कर लीजिए ऊर्जा, अग्नि मीन्स एनर्जी, एंड एनर्जी में क्या हो जाएगा, आपका मूवेबिलिटी आ जाएगा एनर्जी के अंदर, आपका वर्केबिलिटी आ जाएगा एनर्जी के अंदर। इसके बाद आपका हरीनेश भी आ जाएगा, वो ज्यादा हरी में भी रहेगा जिसमें एनर्जी। अब पृथ्वी क्या है, पृथ्वी के अंदर सहनशीलता होती है। आप देखिए उस पर, पृथ्वी पे आप कितना भी जुर्म कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, वो आपसे कुछ नहीं कहती। उसके ऊपर बाढ़ आ जाए तो कुछ नहीं कहती, आग लग जाए तो कुछ नहीं कहती। तो उसके अंदर बहुत ज्यादा, अब इस करैक्टरिस्टिक को आपके माइंड में बिठा लीजिए कि ये पृथ्वी तत्व की राशि है, तो हमारी पृथ्वी के क्या करैक्टरिस्टिक है, सबका भरण पोषण करती है वो। उसके ऊपर आप कितने भी इंसान कितने भी जुर्म डाले, वो पृथ्वी अपनी कोई स्थिति को नहीं बदलती, आपको वो सब कुछ देगी जो भी उसके पास है। तो इसी तरीके से अब पृथ्वी तत्व की जैसे ही लग्न आपने देखी किसी भी नेटिव की, 2, 6, 10, वृषभ, कन्या, मकर, वो सहनशील और मेहनती होगा। तो पृथ्वी सहनशील है, देखिए पृथ्वी से लिंक करिए बस, जमीन से जुड़ा हुआ व्यवहारिक व्यक्ति होगा, प्रैक्टिकल होगा वो पर्सन। जिसकी भी पृथ्वी तत्व की राशि है वो प्रैक्टिकल होगा। प्रैक्टिकल का मतलब थ्योरेटिकल लाइफ नहीं जिएगा, जैसे सिद्धांतवादी हो जाते हैं बहुत लोग, नहीं नहीं मैं तो ये ही करूंगा क्योंकि ये सिद्धांत है। एक ही होता है, उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, टाइम के साथ बदलने की आदत होती है कि आजकल दुनिया में ये चाल चलन चल रहा है तो हम ऐसे ही होंगे, हम अपने पुराने उन पर टिके रहेंगे, उससे काम नहीं चलने वाला है। और उसके अंदर धैर्यवान और संतोषी होता है, मतलब बहुत पेशेंस होता है, और इसके बाद वो ग्रीडी नहीं होता। कोई भी जो मिल गया वो सोचेगा ठीक है मिल गया, मगर उसकी जो सबसे नेगेटिव पॉइंट होता है वो समस्याओं के प्रति उदासीन होता है। उसको कोई प्रॉब्लम्स जो आ जाती हैं, जब तक उसके सर पर ना आ जाएं,
बिल्कुल ऐसी कंडीशन ना आ जाए कि भाई अब तो ये करना ही पड़ेगा। जैसे ऑफिस में बहुत सारे लोग होते हैं, काम को टालते रहते हैं। पढ़ाई, एजुकेशन में आप देख सकते हो, मैं बता रहा हूँ 2, 6, 10 जिनकी भी लग्न होती है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, 100% एस्ट्रोलॉजी का रूल किसी पे नहीं लगता। कहीं किसी के में ये ना हो, वो कहेगी नहीं मैं नहीं एग्री करता, पर ये आपका 60-70% बैठेगा। पढ़ाई में आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे साल भर लगे रहते हैं। वो स्कूल से आएंगे, आके सबसे पहले बैग उठाएंगे और बैग उठाकर वो क्या करेंगे, अपना होमवर्क खत्म करेंगे सबसे पहले, या जो भी कहीं कोचिंग गए वहां से आके होमवर्क खत्म कर रहे हैं। अग्नि तत्व हो गया। पृथ्वी तत्व वाला क्या करेगा, अब टेस्ट है, कल मैडम ने वार्निंग दे दी, अब काम करेगा वो, उससे पहले नहीं करेगा। वो समस्याओं के प्रति भी उदासीन रहेगा। घर में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तब तक वो उसको टालता रहेगा जब तक कि उसको कोई बिल्कुल ऐसा आ गया कि भाई ये तो अब ऊपर ही पड़ेगी सर के ऊपर, अब तो करना ही पड़ेगा। धैर्यवान भी होते हैं, वो किसी भी चीज का इंतजार करते हैं प्रॉपर अपॉर्चुनिटी का, और उन्हें जो भी मिल गया हो, बहुत ज्यादा उनके अंदर एम्बिशंस नहीं होती। और प्रैक्टिकल तो होते ही हैं, सेंसिल भी हो गए और मेहनती भी हो गए। तो ये पृथ्वी तत्व राशियों को आप इस तरीके से सिग्निफाई करोगे। अब किसी भी नेटिव आपके पास कोई भी आया, उसकी लग्न के अंदर 2, 6, 10 साइन आपने देखे, इनके में और इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक भी हम डिस्कस करेंगे, उसको भी हम मिक्स करेंगे, मगर पृथ्वी तत्व के बेस पर ये 4 चीजें आप बता सकते हो। आप देखोगे कि वो पर्सन थोड़ा सेंसिल होगा, उसकी आप थोड़ा मजाक भी कर लोगे तो वो मजाक भी सहन कर लेगा, या कोई कहीं सफरिंग भी हो रही है तो वो उतनी जल्दी से रिएक्ट नहीं करेगा, अवॉइड करता रहेगा। इसके अलावा वो प्रैक्टिकल होगा, उसको समझ होगी कि भाई किसी भी चीज पे जल्दी से रिएक्ट नहीं करना है। कहीं पे आप कहीं गए, वहां पे इंतजार हो रहा है, इंतजार करना पड़ रहा है, एक डॉक्टर कोई दिखाने गए, एक तो पर्सन ये होगा, भीड़ लग रही है तो उसको एजाइल हो जाएगा, जल्दी से मेरा नंबर क्यों नहीं आ रहा है। और जो पृथ्वी तत्व वाला है वो सोचेगा कि ठीक है जब आएगा उससे पहले कैसे आ सकता है। उस वही कैरेक्टरिस्टिक उसका धैर्यवान और संतोषी भी हो गया। जो मिल गया वो ठीक है, बहुत ज्यादा अचीव करने की कोशिश नहीं करता, और वो जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उनके प्रति वो न्यूट्रल रहेगा, उतना ज्यादा वो नहीं होगा। तीसरा जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वायु तत्व, एरी साइन। तो ये राशियां बताने के बाद मैं आपको अपॉर्चुनिटी दूंगा, अभी आप क्वेश्चन नोट कर लो, जो भी करना चाहते हो विल डिस्कस। तो वायु तत्व की जो राशि है वो आपकी 3, 7, 11, मिथुन, तुला, कुंभ। मिथुन मीन जेमिनी साइन, लिब्रा एंड एक्वेरियस साइन में वायु तत्व आता है। अब वायु का कैरेक्टरिस्टिक उठा लीजिए, आपको लग्न देखनी है, आप सब आदत डालें कुंडली के अंदर। जैसे ही आपने इनमें से कोई भी लग्न देखी, अभी मैं लग्न की बात कर रहा हूं और हाउसेस को भी हम देख सकते हैं। 3, 7, 11 लग्न आपने देखी, 3, 7, 11 तो वायु तत्व की राशि होगी। अब वायु के अंदर क्या होता है, मोबिलिटी होती है, चलती रहती है। वायु के अंदर क्या होता है, अनप्रेडिक्टेबिलिटी होती है एयर में। अभी बहुत स्लो चल रही है, पता लगा कल तूफान आ गया, तो वायु की इतनी ज्यादा स्पीड होती है। वायु एक जगह से दूसरी जगह जाती है। इन चीजों को दिमाग में बिठा लो बस। उसके पूरे के पूरे कैरेक्टरिस्टिक आपको एक भी याद नहीं करना। क्या करेगा, वायु की तरह हवा में बहने वाला होगा। वो हवा में बहने का मतलब उसके विचार स्टैटिक नहीं होंगे। अभी ये सही, थोड़ी देर बाद किसी और दूसरे ने कहा हाँ ये भी सही है, फिर थोड़ी देर बाद किसी तीसरे ने कहा हाँ ये भी सही है। वो हवा में बहने वाला होगा, वायु तत्व। देखिए अभी इलेक्शन हुए हैं, अभी करंटली चल रहे हैं, तो मैं उसी का एग्जांपल दे रहा हूं। आप देखते हो कि लोगों ने साइड ली होती है, पक्का आप कुछ भी कर लो वो हटेगा नहीं, वो उसी तरफ रहेगा। अग्नि तत्व होगा, पृथ्वी तत्व होगा। और एक लोग ये होते हैं कि वो आपका फ्लोटिंग बोटर्स जो होते हैं वो 3, 7, 11 वाले होते हैं। अभी किसी ने कुछ कहा, ये बात सही लग गई, 5 दिन के बाद किसी दूसरे ने कहा, उस बात से कन्विंस हो गए। तो वायु की तरह हवा में बहने वाला होता है, अत्यधिक विचारशील होता है। विचारशील कौन होता है अत्यधिक, जिसमें स्टैटिक विचार नहीं होते। एक विचार जो रखेगा वो विचारशील ज्यादा नहीं होगा। विचारशील कौन होगा, जो अलग अलग चीजों से जल्दी से इन्फ्लुएंस हो जाएगा। कि जिसने भी कहा सोचना अधिक लेकिन करना कम होता है। इन्होंने सोचते रहते हैं, बहुत थिंकिंग होती है, सोचेंगे मैं ये बिजनेस करूंगा, सोच लिया, इसके बाद नहीं। कश्मीर घूमने जाऊंगा, वहां भी सोच लेता है, पूरा प्लान बना लेता है, बजट बना लेता है, इसके बाद फिर गोवा का प्रोग्राम बन जाएगा 3 दिन के बाद, जाएगा कहीं भी नहीं 5 साल के अंदर। इसके बाद वो होगा कल्पनाशील, मतलब इमेजिन करता रहेगा चीजों को, और मगर वो इंटेलिजेंट होगा। वायु तत्व वाले जो लोग होंगे वो आपके
इमेजिनेटिव होते हैं, वो आपकी चीज़ों को ऐसे राइटर वगैरह हो सकते हैं, क्योंकि कल्पना जो करते हैं वो लोग जैसे फिल्म मेकर्स होते हैं, राइटर्स होते हैं, पोइट्स होते हैं, वो सारे लोगों को, क्योंकि वहाँ पर कल्पना करना जरूरी हो जाता है और वो इंटेलिजेंट होते हैं। तो वायु तत्व के लिए इन जनरल आप ये मान के चल सकते हो कि वो उसके अंदर स्टेबिलिटी नहीं होगी, पर्सन के अंदर, ऐसा कह सकते हो। उसके विचारों में भी स्टेबिलिटी नहीं होगी। इसके अलावा वो इंटेलिजेंट होंगे और बहुत ज्यादा वो इमेजिनेटिव होंगे, चीजों को सोच पाएंगे। और सोच पाने वाले वो लोग होते हैं, जो कलाकार टाइप जितने भी लोग होते हैं, वो ज्यादातर वही होते हैं जो ज्यादा इमेजिनेटिव होते हैं। तो उसमें 3, 7, 11 लग्न हो सकती है। चौथी कैटेगरी है जल तत्व की राशियां। कर्क, वृश्चिक, मीन, मीन्स कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस साइन 4, 8, 12, ये जल तत्व की राशियां होती हैं। अब जल से इसको लिंक करिए। जल है वाटर। वाटर क्या होता है? पानी। जिसमें मिलाओ वैसा हो जाता है। पानी का रंग कैसा होता है? जिस चीज में मिलाओगे वैसा हो जाएगा। और एक फ्लो भी करता है, वो स्टैटिक भी होता है, लाइफ भी देता है और लाइफ को डिस्ट्रॉय भी कर देता है पानी। यदि बाढ़ आएगा तो वो डिस्ट्रॉयर हो गया, कुछ भी नहीं बचेगा। और यदि वो कहीं स्टैटिक है तो उसके बगैर प्राण भी नहीं बचते, मतलब दोनों ही स्थिति होती है। तो जो वाटरी साइन के लोग होते हैं, तो वो एक, क्योंकि वाटर हो गया, बहुत ज्यादा वो इमोशनल होते हैं, बात बात पर रोने लग जाते हैं। जैसे हमने देखा है कि बहुत सारे लोगों को बहुत जल्दी आंसू आ जाते हैं, वाटरी साइन के हैं। तो हमारे, आपने देखा होगा, मैं एग्जांपल फिर से ही वही आ गया, आपने देखा होगा हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी आपने कई बार रोते हुए देखे होंगे। उनकी जो लगन मार्केट के अंदर है वो सही है गलत है, वो वृश्चिक है, वाटरी साइन है। तो वो दृढ़ होते हुए भी, और वो क्या होगा आपका, देखिए उनसे करेक्टरिस्टिक मिलेंगे, मैं आपको बता देता हूँ वाटरी साइन के। अत्यधिक भावुक तथा संवेदनाओं से भरा हुआ। फिर बातूनी होते हैं, वो टॉकेटिव बहुत होते हैं, अपनी बातें बताते रहेंगे, दूसरे की नहीं सुनेंगे। ठीक है, अपनी बातें, जो उनके पास इतनी बातें होती हैं, अब दुनिया के किसी भी टॉपिक पे बात कर लो, और उनको नॉलेज भी पूरी है या नहीं है, या हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, पर वो हर टॉपिक पर बात करेंगे। फिर इनके अलावा इनके ये भी करेक्टरिस्टिक होते हैं कि जो दूसरे लोगों की बातों में वो जल्दी से आ जाते हैं, कि दूसरे लोगों ने जो भी कहा उसको वो जल्दी से मान लेंगे एक तरीके से, क्योंकि इनके अंदर पानी की तरह वो होती है कि जिसमें मिलाओ वैसा। पानी रे पानी, तेरा रंग कैसा, जिसमें मिलाओ उस जैसा। तो इसीलिए वाटरी साइन के लोगों के अंदर क्या होता है कि आप वो जिसके साथ आएंगे उसके जैसा हो जाएंगे, मतलब दूसरों की बातों में आसानी से आ जाते हैं, शीघ्र ही बातों में आने वाले वाटरी साइन के लोग होते हैं। तो ये मैंने 4 तरीके के तत्वों की राशियां बताई। अग्नि तत्व की जब भी लग्न हो, उस पर्सन के बारे में आप फायर से लिंक कर लीजिए, उसको फायर जैसे करेक्टरिस्टिक मिलते हैं, तो आप कह सकते हो इस पर्सन की 159 लग्न होनी चाहिए। जो प्रैक्टिकल आपको लोग नजर आए बहुत ज्यादा, एक बार में देख के आप नहीं बता सकते, ये मैं वर्च्यूज के बेस पे बता रहा हूँ। जो लोग आपके साथ रहते हैं या आप जिन्हें जानते हो, आप देखते हो कि इस तरीके का है, बहुत सहनशील है, जल्दी से मगर कोई प्रॉब्लम्स को कैरी ऑन करता है, कभी भी रिजोल्व करने की कोशिश नहीं करता है, तो आप देखोगे पृथ्वी तत्व का बंदा है। आपके घर के अंदर देख सकते हो, आपके 4 तरीके के लोग होंगे। बहुत लोग बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होंगे, घर के अंदर 2-4 लोग ऐसे होंगे जो कुछ भी करने को तैयार नहीं है, उनको कोई भी चीज है वो लास्ट मोमेंट तक लेके जाएंगे। कुछ लोग इमेजिनेटिव होते हैं, कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। आपको जब भी मिलेंगे, मैं सोच रहा हूँ ये काम कर लेता हूँ, फिर वो 10 दिन बाद कहेगा मैं सोच रहा हूँ वो काम कर लेता हूँ, फिर 15 दिन बाद कहेगा, तो वो वायु तत्व के लोग होंगे। और जल तत्व के लोग जो होते हैं वो हमें हम मिलाने वाले होते हैं, बहुत ज्यादा बातें करेंगे, एक की जगह वो 4 बातें बताएंगे, बगैर मतलब में भी बातें करेंगे। इस तरीके के जल तत्व के लोग होते हैं। अब इसका एक और मैं क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ, इसके बाद हम बात करेंगे आपस में राशियों के लक्षण जो होते हैं। 1 मोर क्लासिफिकेशन है, ये यहाँ पर लक्षण के बेस पर राशियों को 3 तरह की कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, और इन्हें हम ज्यादातर जिन चीजों को यूज करते हैं, वैसे राशियों के बीसियों क्लासिफिकेशन है। तो एक राशियां होती हैं चर राशियां, उनको मूवेबल साइन बोलते हैं। दूसरी होती है स्थिर राशियां, उन्हें फिक्स्ड साइन भी बोलते हैं। और तीसरी होती है द्विस्वभाव राशियां। तो डुअल साइन हो गया ये राशियों के लक्षण है। अभी जो मैंने बताया वो एलिमेंट के बेस पे बताया कि राशि किस एलिमेंट से मिलकर बनी हुई है। फायरी होगी, या वो अर्थ होगी, या एयर होगी, या वाटर होगी। हमारे 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, सब इंसान भी नहीं 5 तत्वों से मिलकर बना होता है। 5वां तत्व आकाश हट गया है, बाकी चारों तत्व राशियों में भी होते हैं। तो अलग अलग राशियां अलग अलग एलिमेंट से बनी होती हैं। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, उनको 3 तरीके से डिवाइड किया हुआ है। चर राशियां, स्थिर राशियां, द्विस्वभाव राशियां। चर का मतलब ये राशियां मूवेबल होती हैं, चलती रहती हैं लगातार, ऐसा मानकर चलेंगे।
स्थिर राशियां मतलब ये फिक्स्ड होती हैं, एक जगह पर रुकी रहती हैं। और द्विस्वभाव राशियों का मतलब वो चल भी सकती हैं और रुकी भी हो सकती हैं, दोनों करैक्टरिस्टिक उनके अंदर होते हैं। इनका हमें नंबर पता होना चाहिए सभी को। जो चर राशियां होती हैं वो होती हैं 1, 4, 7, 10, 1, 4, 7, 10, 3-3 के गैप के बाद, पहली, चौथी, सातवीं, 10वीं। मेष, कर्क, तुला और मकर, जिसे हम एरीज, कैंसर, लिब्रा एंड कैप्रिकॉन चर राशि है। फिर स्थिर राशियां, इनमें 1, 1 ऐड करते जाइए, चर राशि से अगली स्थिर राशियां हो जाएंगी 2, 5, 8, 11। तो 1 के बाद 2 आ जाएगा, 5, 8, 11 ये आपकी स्थिर राशियां हो जाएंगी। यहां पे 1, 4, 7, 10 आया था, इसमें 1, 1 ऐड कर दिया तो 2, 5, 8, 11 ये आपकी स्थिर राशियां, ये फिक्स राशियां हो गई। फिर आपकी द्विस्वभाव राशियां होंगी, इनमें सब में फिर 1, 1 ऐड कर दीजिए, तो वो आपका 3, 6, 9, 12 मिथुन, कन्या, धनु, मीन, मीन्स आपकी ये जेमिनाइन होगी, वर्गो हो गई, और धनु का मतलब आपका सेजिटेरियस एंड पाइसेस, ये द्विस्वभाव राशियां याद रखना है। ये बुध और गुरु की राशियां हैं। मरकरी एंड जुपिटर की जो राशियां हैं उन्हें द्विस्वभाव राशियां भी बोलते हैं। अब देखिए इन राशियों से भी आप करेक्टरिस्टिक करेंगे, बाद में मिक्स करेंगे। अभी मैंने देखे आपको एरी साइन की करेक्टरिस्टिक बताया था, एरी साइन है। अब यहां पे एक और चीज आ गई कि वो चर राशि है, एरी साइन चर राशि है। तो अब एरी साइन जब मैं देखूंगा तो मैं क्या देखूंगा, दो चीजें देखूंगा कि वो एक तो फायरी साइन है तो उसके करेक्टरिस्टिक होंगे, और दूसरा ये मूवेबल साइन है तो उसके भी करेक्टरिस्टिक होंगे। अब दोनों को कंबाइन करूंगा तो मुझे मेष राशि के बारे में सारी कहानी पता चल जाएगी कि मेष राशि के लोगों में दृढ़ इच्छा शक्ति होगी, बहुत ज्यादा मूवेबिलिटी होगी, उनके अंदर जल्दबाजी होगी, क्योंकि ये देखिए चर हो गई, मूवेबल साइन हो गया। तो मूवेबल का मतलब क्या होता है, जो चीज चलती रहती है तो चलती रहेगी, वो रुकना नहीं चाहिए, एक काम खत्म नहीं होगा उससे पहले वो दूसरा काम करने की कोशिश तरीके करेगा। इस तरीके का हम इसको इंटरप्रेट करेंगे। तो यहां पर क्या होता है, देखिए चर का मतलब होता है चलायमान। तो इस राशि के जातक कभी भी टिक कर नहीं बैठ सकते। इवन 10वें भाव में भी चर राशि आ जाए तो वो बंदा अपने प्रोफेशन से कभी सेटिस्फाई नहीं होता, बदलता रहता है लगातार। ऐसे ही लगने के अंदर जिसके भी चर राशि होती है वो लाइक 1, 4, 7, 10, तो ऐसा पर्सन क्या करेगा कि वो लगातार मूव करता रहेगा। दूसरा है, इसमें हर समय कुछ ना कुछ करते रहना इनकी फितरत में होता है। ऑलवेज दे कीप ऑन डूइंग समथिंग। ऐसा नहीं है कि वो शांति से बैठ जाएंगे। आपको ऐसा एग्जांपल बता देता हूं, आप घर के अंदर कुछ लोग देखते होंगे, आपके हम तो सभी लोग बड़े हैं मगर जनरली हम छोटे थे तो बहुत लोग देते हैं मदर या फादर, और कुछ नहीं है तो घर के अंदर सोफा को यहाँ से उठा के वहां रख दिया, किचन को रीअरेंज कर दिया, ड्राइंग रूम को रीअरेंज कर दिया, लिविंग रूम को या आपके बेडरूम में रीअरेंज कर दिया, किसी चीज को उठाकर कहीं रख दिया। ऐसे करते रहते हैं, बगैर मतलब के भी काम करते रहते हैं, जिन्हें दूसरे लोग कहते हैं कि आपको ये करने की क्या जरूरत है। जनरली वो उनकी लगने के अंदर चर साइन होता है। आप इस तरीके से उसको देखेंगे। यदि आपको ऐसा कोई भी पर्सन दिखाई दे रहा है आपके आसपास जो कि कुछ ना कुछ करता ही रहता है, व्यक्ति में आलस नहीं होता, क्रियाशील रहता है, मतलब उनके अंदर कोई भी आलस नहीं होता, कंटिन्यूअसली वर्क करते रहते हैं, गतिशील व क्रियाशील होना ये मैं बता ही चुका हूं। और ये परिवर्तन पसंद करते हैं ये लोग। चर जिनका साइन होता है उनको हर चीज में परिवर्तन पसंद होता है। कैसे, आप हर वीकेंड पे वो चाहेंगे कि हम कहीं घूमने जाएं, या मंथली या एनुअली जरूर जाएंगे। पैसे नहीं होंगे तो उधार लेके चले जाएंगे मगर वो जाएंगे जरूर। आपने देखा होगा कि जनरली लोग दिल्ली में हम देखते हैं कि वृंदावन चले गए, हर सैटरडे चले जाते हैं, और नहीं तो गोवर्धन जी की परिक्रमा देने चले गए। मतलब वो कुछ ना कुछ करते रहेंगे, एक जगह पर टिक कर रहना उनको बिल्कुल पसंद नहीं होता। और इनमें एक नेगेटिव पॉइंट भी होता है, ये इनका पॉजिटिव है, क्विक डिसीजन लेते हैं। आप कहोगे कि वृंदावन जा रहे हैं, चलना है क्या, वो कहता है चलो चल रहा हूं। ये नहीं कि भाई मुझे किसी से पूछना है या मैंने कुछ कपड़े नहीं लिए, मेरे पर कोई सामान नहीं है, वो कहता है चलो चलो ठीक है। इस तरीके से इनमें, तो उससे क्या होगा, इनको कभी फायदा भी हो जाता है और कभी जल्दबाजी की वजह से नुकसान भी हो जाता है। दोनों तरह की चीजें इनके अंदर होती हैं। तो जो चर राशि के जो भी करेक्टरिस्टिक हैं उसके लिए आपको कोई याद नहीं करना किसी भी उसका, आपको ये मान के चलना है केवल जो मैं बेसिक चीज बता रहा हूं कि यदि इट इज ए मूवेबल साइन इन द लग्न, तो उस बंदे के अंदर जल्दबाजी होगी, लाइफ की हर चीज के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी होगी, जल्दी जल्दी करने की चीज होगी, वो स्टैटिक नहीं होगा, एक जगह पर रुक कर नहीं रहेगा, उसके अंदर कोई भी आलस नहीं होगा। और ये सब आंसर हम किस बेस पे दे रहे हैं, मैं कोई राशियों की नहीं बात कर रहा, मैं चर मीन्स मूवेबल चीज आपसे कहा जाएगी ये चीज मूवेबल है, तब आप क्या सोचेंगे मूवेबल के लिए। मूवेबल का मतलब आप सोचेंगे एक जगह से दूसरी जगह चली जाएगी, रुकेगी थोड़ी, वो जो चीज चल रही है वो रुकेगी नहीं। अब जो रुकेगी नहीं इसका मतलब उसके अंदर एनर्जी भी होगी, और रुकेगी नहीं उसके अंदर आपका क्या होगा,
मूवेबिलिटी है ही डेफिनेटली उसके अंदर, आलस नहीं होगा, तो यही चर राशियों के करैक्टरिस्टिक है। दूसरी हम स्थिर राशियों की बात करेंगे तो नाम से ही पता चल रहा है वो फिक्स है, बिल्कुल उल्टा हो गया। चर के अंदर एनर्जी, स्थिर वाले क्या करेंगे यदि हम इसको एनालाइज करना चाहें तो आलस होगा इनके अंदर, इसलिए वो अपने स्थान से आसानी से नहीं हटेंगे। इवन घर में भी सोफे पे या किसी चेयर पे बैठ गए और कोई ब्रूमिंग कर रहा है, झाड़ू लगा रहा है, तो वो जहां बैठा हुआ है तो वो यही कहेगा लगा लो, बस मैं तो यहां से नहीं उठ रहा, आपने लगाना है तो लगा लो। इस तरीके का उनका करैक्टरिस्टिक होगा, आसानी से उठेंगे नहीं, जहां पर एक जगह बैठे हैं तो दिन भर बैठे रहेंगे, इस तरीके का उनके अंदर करैक्टरिस्टिक होगा, क्योंकि ये राशियां स्थिर है। इन्हें बार बार परिवर्तन पसंद नहीं होता, अपना प्लेस भी पसंद नहीं होता। इनके पास 2 मकान होंगे, एक अच्छा है, और यदि पुराने वाले में रह रहे हैं तो ये सोचेंगे छोड़ो कौन जाएगा, हम तो यहीं रहेंगे। तो इनको इतना नापसंद होता है परिवर्तन। फिर क्योंकि ये स्थिर हैं इसलिए धैर्यवान होते हैं। स्थिर वही हो सकता है, मूवेबल जो है वो धैर्यवान नहीं हो सकता, और यथा स्थिति में रहना चाहते हैं, मतलब जो कंडीशन है उसको बदलना नहीं चाहते। अब ये स्थिर है तो अब देखिए इनमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी, जिद्दीपन होगा। जो चीज स्थिर है वो अपने आप को जल्दी से बदलेगा नहीं, कोई भी काम जल्दीबाजी में ये नहीं करते और बहुत ही विचारते हैं। इनका नेगेटिव पॉइंट भी है और पॉजिटिव है। नेगेटिव तो इसलिए है कई बार वो चीज ही टाइम ही गुजर जाता है, सोचते ही रह जाते हैं, और पॉजिटिव इसलिए है कि जल्दबाजी में जब हम कई बार काम करते हैं, जल्दी का काम शैतान का होता है ऐसा हम कहते हैं, तो वो शैतान वाला काम ये नहीं करते, जबकि मूवेबल साइन वाले शैतान वाला काम भी कर जाते हैं। उससे उन्हें फायदा भी हो जाता है और कई बार नुकसान भी हो जाता है, क्योंकि जल्दबाजी में दोनों ही चीजें होती हैं। तो इस तरीके से देखिए स्थिर साइन जैसे ही आप लग्न में देखो, यहां पर जो मेरे बताने का मीनिंग है वो ये है कि आप उसको समझें, एक्चुअली लर्न ना करें किसी भी चीज को। कि लग्न में आपने 2, 5, 8, 11 देखा तो ये सारी चीजें आपको उस पर्सन के बारे में माइंड में आ जानी चाहिए कि इसके 2, 5, 8, 11 लग्न में बैठा हुआ है, इसका मतलब इस पर्सन के अंदर ना ही तो आलस होगा, ना ही उसके अंदर वो अपने स्थान से आसानी से नहीं हटेगा। और इस तरीके से हम उसके करैक्टरिस्टिक की बात करेंगे। तीसरा है जो द्विस्वभाव राशियां होगी। अब द्विस्वभाव के अंदर चर के भी करैक्टरिस्टिक होंगे और स्थिर राशियों के भी करैक्टरिस्टिक होंगे, दोनों के करैक्टरिस्टिक होंगे। तो इन राशियों में क्या होगा, चर और स्थिर दोनों के गुण होंगे, तो अस्थिरता बनी रहेगी, ना ही तो ये मूवेबल है और ना ही ये फिक्स है। तो आप इनके बारे में कभी प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे। कभी देखोगे बहुत जल्दबाजी में होंगे और कभी ये बिल्कुल काम करने की कोशिश ही नहीं करेंगे। तो इनकी चॉइस चलेगी एक्चुअली, कि इनकी चॉइस इस तरीके की चलेगी कि ये किसी पर्टिकुलर चीज के अंदर तो ये बहुत ही ज्यादा जल्दबाजी दिखाएंगे और किसी दूसरी चीज में अपनी जगह से हिलने की भी कोशिश नहीं करेंगे। शीघ्र निर्णय लेने का भी अभाव होता है, ये इमीडिएटली डिसीजन नहीं लेंगे। और इनके अंदर क्योंकि नेगेटिविटी बहुत बड़ी होती है, ड्यूअल साइन वालों के बारे में आप देखिएगा, द्विस्वभाव राशि के लोगों के अंदर नेगेटिविटी बहुत बड़ी होती है। नेगेटिविटी भरी होने का मतलब क्या होता है कि इनके विचार स्टैटिक नहीं होते। अब जिसके विचार स्टैटिक नहीं होते वो क्या करता है, पॉजिटिव विचारों को छोड़ देता है और उसके अंदर नेगेटिव विचार, यदि आपको दिखाई देता है कि किसी भी पर्सन के अंदर नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, तो आप उसको इस तरीके से समझेंगे कि इस पर्टिकुलर पर्सन के अंदर इसका डुअल साइन हो सकता है। अब जो ये मैंने दोनों चीजें बताई हैं उसको बताने का पर्पज ये है कि हमारे पास कोई भी पर्सन आए तो हमारा पहला काम ये होना चाहिए, जब भी हम किसी भी कुंडली को एनालिसिस कर रहे हैं, वो हमसे कोई भी चीज पूछ रहा है, तो आपको सबसे पहले उसकी लग्न को एनालिसिस करना है, लग्न के अंदर कौन सा साइन है। अब लग्न के अंदर एक्चुअली जो भी साइन होगा, एक मिनट, तो लग्न के अंदर कौन सा साइन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। लग्न के अंदर जो भी साइन होगा तो हमें सबसे पहले देखना है, जो कि मैंने ऑब्जर्व किया है कि कोई भी नहीं देखता, वो जनरली क्या करेंगे, भाव देख लेंगे, जल्दी से दशा किसकी चल रही है और इसके बियॉन्ड वो जाने की कोशिश नहीं करते। आप लग्न को देखो सबसे पहले, उससे उसके करैक्टरिस्टिक पता चलेंगे। कोई पर्सन मेरे पास आया, मैं आपको बता रहा हूं कि भाई मुझे जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम है। अब आप उसको एनालाइज करने से पहले देखिए कि उसकी लग्न क्या है पर्सन की, उसकी लग्न मूवेबल साइन की है, तो जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम आप कैसे एनालाइज करोगे कि इसका साइन मूवेबल है तो ये चाहता ही नहीं, बदलना चाहेगा जल्दी जल्दी, अपनी स्थिति में रहना ही नहीं चाहता, और अपनी स्थिति में रहना नहीं चाहता, ये भी एक सबसे बड़ा कॉज है। उसे जो अपनी स्थिति में नहीं रहना चाहता उसको अपनी स्थिति खराब लगने लग जाएगी। वो जॉब कर रहा है और जॉब कर रहा है तो वो सोचेगा यार ये तो बेकार है, वहां पे तो ज्यादा अच्छा है, वहां पे ज्यादा अच्छा माहौल है, यहाँ तो मुझे तंग कर रखा है, बिकॉज उसकी नेचर ये है कि वो मूवेबल है, उसकी नेचर। इसी तरीके से यदि कोई पर्सन लग रहा है कि बहुत बुरी स्थिति में है,
वो आप उसके साथ ऑफिस में गए, आपने देखा यार ये तो इतना ज़्यादा काम करता है, हमारे ऑफिस में तो इतना ही काम नहीं है, आप उसे सजेस्ट करोगे भाई तुम कोई दूसरा जॉब क्यों नहीं ढूंढ लेते, आप इतना हार्ड वर्किंग पर्सन हो और आप दूसरा जॉब मिलो तो आपको पैसे भी अच्छे मिलेंगे और आपको ज़्यादा अच्छी कंडीशंस मिलेंगी। वो कहेगा नहीं जी ठीक है मेरे लिए तो यही। तो ये देखिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो मेरे पास यदि कोई भी चीज़ लेने आया, मेरे से वो ले रहा है प्रोफेशन से रिलेटेड कंसल्टेंसी ले रहा है, तो मैंने यदि उसकी लगनी नहीं देखी, उसका करेक्टरिस्टिक नहीं देखा, 10th हाउस का करेक्टरिस्टिक नहीं देखा, तो उसका बिहेवियर तो मुझे पता ही नहीं लगा। मैं केवल प्लेनेट देखकर यदि प्रेडिक्शन दे रहा हूं, पर्सन का बिहेवियर देखा ही नहीं मैंने, उसकी लग्न पर के बारे में जनरली क्या होगा, लग्न लॉर्ड को सब एनालाइज करते हैं, लग्न के भाव को सब एनालाइज करते हैं, मगर लग्न में साइन कौन सा है उसको एनालाइज करने की अब इंपॉर्टेंस, जब भी जो भी प्रेडिक्शन देते हैं या कुंडली को एनालाइज करते हैं तो अब इस चीज पर हमेशा फोकस करें। नंबर 1 पे आप रखें कि उसकी लग्न क्या है, और आप यदि देखेंगे तो आपको खुद ही पता चलेगा कि आपकी प्रेडिक्शन में कितना ज्यादा डिफरेंस आने वाला है। आप उस पर्सन को यदि उसके मुंह पर कहोगे 4 बातें कि उसकी लग्न मूवेबल है, आप कहोगे कि आप स्टैटिक नहीं रहते, बहुत जल्दी जल्दी बदल जाते हो और आपका एक जगह पे मन नहीं लगता, आपका घूमने में मन लगता है, एक जगह से दूसरी जगह जाने की कोशिश करते रहते हो, अलग अलग जगह घूमने की कोशिश करते रहते हो, या आप जॉब भी करते हो तो आप जल्दी जल्दी चेंज करने का मन लगता होगा, एक जगह रुकने का मन नहीं लगता होगा। वो पर्सन एग्री करेगा, क्योंकि हम जब भी किसी से प्रेडिक्शन देंगे या एस्ट्रोलॉजी हम करेंगे तो उसके अंदर हमारे अंदर ये होना चाहिए ना कि उस पर्सन के बारे में हम कुछ 2-4 बातें बता पाए, तभी तो उसका कॉन्फिडेंस हमारे ऊपर आएगा कि भाई ये जो हमें कंसल्टेंसी दे रहा है इसे कुछ पता भी है या नहीं पता है। तो इन दिस वे हम लग्न की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हो जाती है। और यही 10वें भाव के अंदर, अब जैसे आपको देखना है किसी का हस्बैंड कैसा होगा, तो मैंने देखा 7th हाउस के अंदर मूवेबल साइन है, वो सर फायरी साइन है। सबसे पहले देखिए 1 साइन आ गया, तो 1 साइन आते ही आप समझ जाइए कि जो इसका स्पाउस है बहुत एनर्जेटिक होगा, मूवेबल होगा, वर्कोलिक होगा, बहुत काम करेगा, जल्दी से थकेगा नहीं। अब मूवेबल वो आ गया आपका फायरी साइन 1 साइन। अब 1 साइन के साथ अब आपने क्या किया है, 1 साइन का दूसरा करेक्टरिस्टिक भी ऐड कर लो। 1 साइन कौन सा है, मूवेबल, गतिशील, तो वो क्या होगा, पर्सन उसको घूमने का बड़ा शौक होगा, एक जगह पे जल्दी से रुकेगा नहीं। प्रोफेशन में वो क्या होगा, इसी तरीके से उसके हर करेक्टरिस्टिक में होगा कि वो एक पर्टिकुलर चीज पे बिल्कुल भी रुकने वाला नहीं है। अभी मैं एग्जांपल लेता हूं कि 7वें भाव के अंदर 5 साइन आ गया। अब 5 साइन तो क्या है, वो फायरी साइन भी है और दूसरा वो क्या है आपका स्थिर हो गया, फिक्स साइन हो गया। अब आप दोनों को मिक्स करेंगे, फिक्स भी साइन है और फायरी साइन है, उसके अंदर एनर्जी बहुत है पर्सन के अंदर, मगर वो अपनी स्थिति बदलना नहीं चाहता। तो क्या कंक्लूड करोगे आप कि वो जो पर्सन होगा, जो उसका स्पाउस होगा, बहुत एनर्जेटिक होगा और वो जिस स्थिति में उसको सुधारने की कोशिश करेगा, वो जहां पे है वहीं काम करने की कोशिश करेगा, वो वर्क को बदलेगा नहीं। बदलना किससे आता है, फायरी साइन से बदलना नहीं आता, फायरी साइन से एनर्जी आती है, और बदलना किससे आता है, मूवेबल साइन से। यदि एनर्जी और फिक्स साइन हो गया तो वो जिस जगह पे है उसी जगह पर वो काम करके बहुत आगे पहुंचने की कोशिश करेगा। अब देखिए, और मैं एक एग्जांपल आपको इनको समझाने के लिए बताता हूं, जो मैंने अभी राशियां आपको एक्सप्लेन की हैं, मैं इसकी यूटिलिटी बता रहा हूं, जिसको कि 90% लोग बिल्कुल कंसिडर ही करके नहीं चलते राशियों को। कि आपकी लग्न के अंदर सपोज स्टैटिक साइन है, 2 फिक्स साइन हो गया, या मैं मान लेता हूं कि आपका लग्न के अंदर सपोज वोटरी साइन है, 12 साइन हो गया, तो उसकी वोटरी साइन की लग्न होगी, तो वोटरी साइन के उसके अंदर करेक्टरिस्टिक होंगे पर्सन के अंदर, और 10th हाउस के अंदर उसका फिक्स साइन है। तो दोनों को आपको कंबाइन करके उसके प्रोफेशन के बारे में, उसकी कुंडली में कुछ भी देखे बगैर, ना कोई आपको योग देखने, ना कोई आपको दशाएं देखनी है, ना कोई आपको उसके भाव देखने, कुछ भी नहीं देखने। मैंने 2 चीज देखी कि उसकी कुंडली के अंदर 12वां 12 साइन है लग्न के अंदर, तो 12 लग्न की उसकी कुंडली है, तो वोटरी साइन के करेक्टरिस्टिक उसके अंदर हैं, उसकी पर्सनैलिटी के अंदर। वो बहुत इमोशनल होगा, इसके अलावा उसमें वोटरी साइन के अंदर फ्लेक्सिबल होगा, बातू नहीं होगा, दूसरों की बातों में जल्दी से आ जाएगा, ये करेक्टरिस्टिक उसके अंदर है। अब वो प्रोफेशन जो कर रहा है, अब प्रोफेशन का भाव देख लो। अब मैं देखिए इसको लिंक करना बता रहा हूं, आप इसको यदि लिंक कर पाते हैं तो वो, क्योंकि वो आपको अपना विवेक यूज करना पड़ेगा, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं कि उसके 10th हाउस के अंदर 1 साइन आ गया, तो देखिए केस समझिए आप, लग्न 12 साइन की है, तो खैर 10 में तो 1 नहीं आएगा, तो हम 10 के अंदर उसका
आप आ जाइए 12 साइन हो गया, तो 10 के अंदर उसका 9 साइन आएगा। तो 9 साइन का मतलब हो गया वो फायरी साइन हो गया। 9 साइन इज फायरी साइन। तो 12 साइन उसकी लग्न के अंदर आपका वोटरी साइन है और 9th हाउस के अंदर फायरी साइन है। तो फायरी साइन का मतलब होता है उस बंदे के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी होगी, मगर वो एनर्जी को अब किस तरीके से यूज करेगा, देखिए उसकी लग्न है आपकी डुअल साइन की और वोटरी साइन भी है, डुअल साइन भी है लग्न में और उसका वोटरी साइन भी है, और उसके 10th हाउस के अंदर फायरी साइन है। तो अब वो क्या करेगा, जो फायरी साइन का मतलब वो होगा कि वो अपनी एनर्जी को इधर उधर लगाएगा प्रोफेशन में। वो अभी कुछ टाइम सोचेगा मैं ये वाला काम कर लेता हूं, थोड़ी देर बाद सोचेगा ये वाला काम कर लेता हूं। मैंने कैसे लिंक किया देखिए ध्यान से, कि लग्न में पहली बात वोटरी साइन है, तो वोटरी साइन का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, जो कहेगा उसकी बातों में आ जाएगा, बहुत ज्यादा इमोशनल होगा, बहुत बातूनी होगा। साथ साथ उसकी लग्न का जो साइन है वो वोटरी भी है, वो सॉरी डुअल साइन भी है। तो डुअल साइन के अंदर भी क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वो बंदा एक बात पर टिकता नहीं है, कभी इधर कभी उधर, नेगेटिव बहुत थिंकिंग हो जाती है। मगर उसके 10th हाउस के अंदर जो प्रोफेशन वाला हाउस है उसके अंदर 9 साइन आ गया, तो प्रोफेशन वाले हाउस के अंदर उसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी है। अब वो एनर्जी को किस तरीके से कंज्यूम करेगा, एनर्जी है 9 साइन, एनर्जी वाला साइन है, तो प्रोफेशन में ड्यू टू इट्स डुअल नेचर ऑफ इट्स लगना, वॉटरी साइन ऑफ द लगना, वो लोगों की बातों में आकर अपनी एनर्जी को कंज्यूम करेगा, एक स्टैटिक उस पर नहीं रहेगा वो, क्योंकि वो भी डुअल साइन है। ध्यान रखना 9 साइन जो उसकी 10th हाउस में वो भी डुअल है, एनर्जी वाला साइन है वो भी डुअल है, लग्न भी उसकी डुअल दुस्वभाव हो गई, और वोटरी साइन है, यहां पे फायरी है। तो फायरी होने की वजह से वो अपनी एनर्जी को इधर उधर कंज्यूम करेगा बेमतलब में, उसका जो प्रोफेशन से रिलेटेड कोई एक स्टैटिक वो नहीं होगा। ऐसे लोग मल्टीपल प्रोफेशंस बेसिकली करते हैं, एक पर्टिकुलर जगह पे अपनी पूरी की पूरी एनर्जी को कंज्यूम नहीं करेंगे। ऐसे लोग ये होते हैं कि एक उनका स्थायी काम होता है और साथ में वो दूसरे काम में भी अपनी एनर्जी को कंज्यूम करेंगे, क्योंकि प्रोफेशन से रिलेटेड हाउस के अंदर 9 साइन है जो कि एनर्जी का साइन है। तो डेफिनेटली उनको अपनी एनर्जी को कहीं ना कहीं तो कंज्यूम करना ही है ना, क्योंकि उसके अंदर एनर्जी है प्रोफेशन से रिलेटेड। अब वो एनर्जी को कंज्यूम करने के लिए एक से ज्यादा काम करने की कोशिश करेगा, और ऐसा मेरी ऑब्जर्वेशन है ज्यादातर लोग जो 12 साइन वाले होते हैं वो मल्टी टास्कर होते हैं, एक से ज्यादा काम करते हैं और प्रोफेशनली भी वो एक से ज्यादा काम करते हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, और अभी तक मैंने किसी को कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दी थी। तो अब हैंड रेज करके जो हमने आज डिस्कशन किया है उसके बारे में आप जो पूछना चाहें। जी मैम, ज्योति मैम। सर मुझे पूछना था कि अगर आपने जैसे बोला कि राशि जो है चंद्र है, अपना मन है, मानसिक स्थिति है, और जो लग्न है वो फिजिकल बॉडी है, अगर वहां चर और स्थिर दोनों ऑपोजिट आ जाए, या तो फिर फायरी और जल आ जाए, तो वो फिर कॉम्बिनेशन हो जाएगा, या फिर जो स्ट्रांग होगा वो ज्यादा दिखेगा। राशि को एक्चुअली उसको आप किसी करेक्टरिस्टिक में यूज मत करो, मैं जो यूज करूंगा लग्न करूंगा केवल, वो चंद्रमा की स्थिति पर डिपेंड करेगा, और केवल मन से रिलेटेड आपने देखना है तो दोनों में अपोजिट बहुत सारे केसेस में आ सकता है, तो उन दोनों का कॉम्बिनेशन अभी आप यूज मत करो। ओनली लग्न और या किसी भाव से रिलेटेड सिग्निफिकेशंस आप देखना चाहते हो तब आप केवल इसको यूज करो जो मैंने बताया। ओके ओके सर। जी कौशल जी पूछिए अब। हाँ, जो मैम ने पूछा मेरा भी वही सवाल था सर। हाँ नहीं, मैंने जो बताया है वो आप समझिए, मैं राशि को कहीं लेकर नहीं आया हूँ। मैंने यहाँ पर जो भी बताया है हम कुछ भी एनालिसिस नहीं करेंगे, चंद्र लगने के बेस पर केवल हम इवेंट को कंफर्म करेंगे बस। चंद्र लगने के बेस पर इवेंट को कंफर्म करना है कि आपकी लग्न किसी चीज को जस्टिफाई कर रही है, तो चंद्रमा भी उसको जस्टिफाई यदि कर रहा हो, या चंद्रमा से रिलेटेड भाव आपको देखते हैं वो भी कर रहा हो, तो हम ये कह देंगे कि इस इवेंट के होने की और इसका प्रॉमिस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। मगर ओनली मून से हम बहुत ज्यादा चीजें नहीं देखेंगे। ठीक वर्मा साहब। सर एक दो क्वेश्चन है। पहला तो ये है, लग्न अगर 2 डिग्री या 28 डिग्री का होता है तब इसमें कुछ मॉडिफिकेशन होगा? वो केवल डुअल साइन के अंदर होगा, 15 से ज्यादा होता है तो भी हो जाता है, और वो आप उसको कर सकते हो, थोड़ा बहुत हो जाता है।
अगली राशि के भी थोड़े गुण और पिछली राशि के थोड़े गुण आ जाते हैं। ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं बता देता हूँ। क्या होता है कि जैसे लग्न, सपोज हमने लियो साइन देखा, वो 28 डिग्री पर है, तो अभी मैंने बताया था कि ब्रह्मांड को 12 भागों में डिवाइड किया हुआ है और सारी 12 राशियां एक के बाद एक हैं उसके अंदर। अब क्या होगा कि जो एक तरीके से लग्न संधि जहाँ होती है, तो लग्न संधि के आसपास एक्चुअली दूसरी राशि शुरू होने वाली होती है, एक राशि खत्म होने वाली होती है। तो जनरली क्या होता है कि जो नेबरहुड या पास वाली राशि के कुछ ना कुछ करैक्टरिस्टिक आ जाते हैं। जैसे कोई पर्सन की लियो लग्न की 29 डिग्री है या 28 डिग्री है और उससे अगली वर्गो के भी उसके अंदर गुण होंगे, मतलब उसके अंदर पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा अहम होगा, देखने में उसकी आंखें बड़ी बड़ी होंगी या लाइन टाइप उसका फेस होना चाहिए, मगर उसमें वर्गो कन्या राशि के भी करैक्टरिस्टिक होंगे, बातचीत करने में उसके अंदर बहुत ज़्यादा ट्रिक्स होंगी, दूसरे पर्सन को इजीली इन्फ्लुएंस कर पाएगा, इस तरीके के गुण होंगे जो कि लियो साइन के अंदर नहीं है। तो वो आपका बिल्कुल सही है कि यदि लग्न की डिग्रीज दो राशि के आसपास हो, दूसरी राशि के आसपास, तो उसके अंदर जो करैक्टरिस्टिक है वो दूसरी राशि के भी आ जाएंगे, ये दैट इज करेक्ट। मगर मेन करैक्टरिस्टिक हमें उसी के रखने हैं जिस लग्न के, जो लग्न है दूसरी राशि के, उसके अंदर कुछ करैक्टरिस्टिक सुपर इम्पोज हो जाएंगे या जो मेन करैक्टरिस्टिक की इंटेंसिटी थोड़ा रिड्यूस हो जाएगी, ऐसा हम मानकर चलेंगे। ठीक है सर, दूसरा क्वेश्चन है कि लग्न जिस नवांश में होता है उसका भी कोई असर होता है क्या? नवांश तो सर फिर वो ज़्यादा डिटेलिंग में हम पहुंच जाएंगे, वो फिर हमें नवांश चार्ट से रिलेटेड जो चीज़ें देखनी होती हैं उसमें इन्फ्लुएंस ज़्यादा पड़ेगा बजाय ओवरऑल करैक्टरिस्टिक में। आप जैसे ही नवांश में जाओगे, किसी भी डिविजनल चार्ट में हम लग्न को लेकर जैसे ही जाएंगे, तो वो जो किसी भी डिविजनल चार्ट की जो लग्न होती है वो उस डिवीजन से रिलेटेड रिजल्ट को इन्फ्लुएंस करेगी। जैसे अभी मैं प्रोफेशन की बात कर रहा था, तो प्रोफेशन में हम जाकर देखेंगे तो हम देखेंगे कि जो प्रोफेशन में आपने दशमान चार्ट देखा D10, तो D10 चार्ट को जब आप जाकर देखोगे तो दशमान चार्ट की जो लग्न है वो बदल जाएगी, और दशमान चार्ट की लग्न कैसी है वो आपको ये बताएगी उस पर्सन का प्रोफेशन में क्या एटीट्यूड होगा। तो उस पर्टिकुलर भाव से रिलेटेड आपको ज़्यादा यदि डिटेलिंग चाहिए तब हम डिविजनल चार्ट की लग्न पर जाएंगे। और बेसिकली यहाँ पर तो हम अभी तो अगर केपी कर रहे हैं तो उसमें हम वो देखेंगे ही नहीं, नवांश और दशमांश होते ही नहीं है, तो वो चीज़ हम देखेंगे नहीं। पर भी हम वैदिक में भी देखना चाहें तो हम उसकी लग्न को देखेंगे, फिर भाव से रिलेटेड चीज़ों को देखने के लिए। थैंक यू सर। जी विमला मैम। सर लग्नेश का भी इफेक्ट पड़ता है फिर इस पे? जैसे लग्नेश मान लो स्थिर लगन है और ये फायरी हो गया 5 जो है, और यदि लग्नेश बैठ गया चर राशि में तो उसके भी इफेक्ट आते हैं? नहीं, आप केवल इसको लगने को ही केवल लेकर रहो, हम लगने इसको नहीं मान के चलेंगे। मैंने जो बताया है ये आपको यूज करना है, उसके अंदर किसी भी प्लेनेट को नहीं बिठाना, कुंडली के अंदर कोई भी प्लेनेट नहीं रखा हुआ है, आपको केवल राशियां बताएं किस भाव के अंदर कौन सी राशि है, उसके बेस पे हमें करेक्ट ओवरऑल आप एनालिसिस करोगे तो उसमें और भी 4-6 चीजें हम ऐड करेंगे। पर एक मैं आपको जो चीज बता रहा हूँ इससे हमने कोई प्रेडिक्शन नहीं दे देनी, हमने केवल उसके पर्सन के बारे में एक बेसिक आइडिया डेवलप करना है। राशि कौन सी है उससे हमने क्या करना है, बेसिक आइडिया एक पता करना है। बाकी तो सब चीजों पे सारी चीजें डिपेंड करती हैं, पर बेसिक चीजें ये हमें पता चल जाएंगी कि ये पर्सन की लग्न ये है, ये मूवेबल साइन की लग्न है, तो वो पर्सन थोड़ा मूवेबल टाइप होगा, मतलब स्टैटिक नहीं होगा, उसके विचारों में परिवर्तन बहुत जल्दी आएगा। एक रफ आइडिया जिसे बोलते हैं ना, आप जो 4 बातें कहोगे वो चारों पे एग्री नहीं होगा, हो सकता है वो एक पे बिल्कुल ही डिसएग्री हो जाए, जी ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, मगर वो कुछ उसके बारे में पता लगेंगे, ऐसा आप कह सकते हो। थैंक यू सर। जी रति मैम। सर मेरा एक क्वेश्चन है जनरल प्रेडिक्शन से रिलेटेड, कि मैंने कुछ कुंडलियां कॉन्टिन्यूअस ऐसी देखी हैं जिसमें 3 ग्रह स्वराशि के हैं, एक आधा उच्च का भी है, पर उनकी लाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं, मतलब बहुत ही उथल पुथल है। और ऐसी कुंडली देखी कि पता लगा लगन में मंगल जो है नीच राशि का बैठा है, एक आध ग्रह वक्री है, लेकिन मस्त लाइफ चल रही है। एक्चुअली इनको क्या है कि हम जो हमें थ्योरी में पढ़ाते हैं ना, वो एक्चुअली इस तरीके से पढ़ाते हैं कि हम सोचते हैं कि उच्च का ग्रह हो गया। मैंने एक वीडियो डाला था भी उच्च और नीच का, आप देखना उसे। जी सर बिल्कुल। देखा आपने वो?
नहीं, अभी नहीं देखा मैंने। आप उसे देखना, तो आपका उच्च और नीच के बारे में कंसेप्ट बदलने के लिए डाला था मैंने, क्योंकि मैंने देखा है कि अब जो बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं, कुंडली के अंदर उच्च का ग्रह देखेंगे और वो कहेंगे तो उच्च का है। अरे सर, नीच का चंद्रमा वृष राशि का, सूर्य नवम भाव में नहीं, वो मैं स्वराशि का, सब चीज का। वो इंडिविजुअल केस की मैं नहीं कर रहा। आप ये उसमें जरा ये चेक कर लेना, उनमें हाँ कोई ग्रह आपका 64th नवांश का लॉर्ड तो नहीं बन रहा है, कोई ग्रह 22nd दृष्टिकोण लॉर्ड तो नहीं बन रहा है, कोई ग्रह आपका सर्व दृष्टिकोण में तो नहीं आ रहा है। आप ये चीजें जरूर उसमें चेक कर लेना, क्योंकि कई बार ये होता है कि हम इसीलिए जो कहा था ना डिविजनल चार्ट देखने जी चाहिए, सर, जी सर। तो वो आप देखना, एक दो ग्रह यदि उनके ऐसी स्थिति में आ रहे हैं, फिर वो नवांश में कैसी पोजीशन में चले गए हैं, फिर वो क्या है कि देखो क्या होता है कि अभी मैं इसमें बता देता हूं आपको सबको कि हमारी लाइफ जो डिपेंड करती है ना, वो केवल ग्रहों की पोजीशन पर डिपेंड नहीं करती। वो दशा सीक्वेंस आपकी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि आपकी लाइफ में किस चीज की दशा आ रही है। आपके सारे ग्रह कोई अच्छे हैं, मगर जो अच्छे ग्रह हैं वो उनकी अप्रोप्रिएट टाइम पर दशा आपकी नहीं आई। कोई आपका योग कारक ग्रह है, वो अच्छा भी बैठा है, सब कुछ है, मगर उसकी अप्रोप्रिएट टाइम पर दशा ही नहीं आई, तो वो योग कारक ग्रह फल देगा नहीं। आपकी जिंदगी के अंदर जो दशा है वो खराब प्लेनेट की चल रही हैं, तो आपकी जिंदगी के अंदर स्ट्रगल ही नजर आएगी आपको। तो हमें जो कभी भी कुंडली को केवल ग्रहों के बेस पर डिसाइड नहीं करना चाहिए कि इसके अंदर उच्च के ग्रह हैं या नीच के ग्रह हैं। आप सबसे पहले उसकी पता है दशा सीक्वेंस को और उसकी अंतरदशा को एटलीस्ट एक बार सीक्वेंस बना के स्टडी करो। और अंतरदशा को स्टडी करते टाइम आपको क्या ध्यान रखना है कि उनमें से कोई भी प्लेनेट, इन चीजों को ध्यान रखना है जहां पे भी आपको ट्रबल्स दिखाई दे रही है। कोई भी प्लेनेट, सबसे पहले ये चीजें नोट कर लो आप, सर्व दृष्टिकोण में तो नहीं है, कोई भी प्लेनेट मृत्यु भाग में तो नहीं है, कोई भी प्लेनेट आपका 64th नवांश लॉर्ड तो नहीं है, 22 दृष्टिकोण लॉर्ड तो नहीं है, 85th द्वादशांश लॉर्ड तो नहीं है। यदि वो कोई भी प्लेनेट आपका नजर आ रहा है तो आप उसको सर्कल कर लो। इसके बाद देखिए कि वो अपनी राशि में है, अपनी राशि में होने से क्या होगा यदि वो प्लेसमेंट उसका गलत है, उस पर एस्पेक्ट गलत है, क्योंकि एक प्लेनेट केवल अपने फल नहीं देता, कहीं एक्सचेंज हो रखा है किसी मेलिफिक के साथ, तो वो मेलिफिक उसको इन्फ्लुएंस कर देगा। तो इसको आपने जो केस बताया है कि ओके सर। जो हमारी मैरिज एस्ट्रोलॉजी की क्लास होगी ना, उसके हाँ बाद सर। आपको मैं, आप सभी लोगों को आप इंतजार करना, मैं एक्चुअली कुंडली देखना सिखाऊंगा। मेरे पास एक चेक लिस्ट है कि आपको कुंडली को बेसिकली किस तरीके से देखना चाहिए। 8-10 क्लासेस हम लेंगे तो मैं आप सब लोगों को बताऊंगा, क्योंकि ज्यादातर लोगों को सीक्वेंस नहीं पता होती। हम क्या ऊपर ऊपर की चीजें हमने सीखी हुई सब है, पर ये किसी ने नहीं सिखाया कि इस कुंडली को एक्चुअली देखने के लिए मुझे कौन कौन सी चीजें देखनी है। हम क्या है मोटा मोटा देखते हैं कि ये प्लेनेट इसका उच्च का हो गया, ये इसका ये हो गया, इसका लग्न लॉर्ड उच्च का हो गया। अब क्या है, हम जैसे उच्च नीच हमारे दिमाग के अंदर बैठा, हम माइंड सेट बना लेते हैं कि ये कुंडली तो बड़ी जबरदस्त है, योग कारक की दशा चल रही है। योग कारक जिंदगी बर्बाद कर सकता है यदि उसका प्लेसमेंट सही नहीं है तो, क्योंकि दशा 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। एक तो उसके लॉर्डशिप वगैरह पे, मगर जो सबसे ज्यादा डिपेंड करती है वो प्लेनेट किस जगह पर जाकर बैठा हुआ है, उस पर किस किस का इन्फ्लुएंस है। यदि यदि उसकी स्थिति खराब है, जैसे मैं बता देता हूं, एक पर्सन को आपने धृतराष्ट्र था, उसको क्या बना दिया आपने, किंग बना दिया था धृतराष्ट्र को। अब किंग बन के क्या किया उसने, योग कारक का मतलब वो किंग है आपका, किंग बन के उसने सत्यानाश कर दिया अपने पूरे परिवार का। योग कारक भी सत्यानाश कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर डिफेक्ट था, उसको दिखाई नहीं देता था, तो वो एलिजिबल नहीं था, फिर भी किंग बन गया। और दूसरा वो क्या था कि उसके अंदर जो उसकी सोच में कमी थी। ऐसे ही हमारी कुंडली के अंदर कोई भी उच्च का ग्रह बैठा हुआ है, योग कारक भी है, मगर उसका प्लेसमेंट और उसके ऊपर इन्फ्लुएंस यदि खराब ग्रहों का है तो वो आपको अच्छा नहीं करेगा। तो जब भी कुंडली को आप एनालाइज करें तो जो सबसे पहले दशा सीक्वेंस देखें उसकी लाइफ के अंदर, हमें सबसे शुरू में सिखाया जाता है, अब तो कर भारतीय विद्या भवन में हो तो चंद्रेश देखना होता है आपको, मून साइन लॉर्ड, दशा शेष देखना होता है, लग्नेश देखना होता है। दशा शेष का मतलब आपके बर्थ टाइम पर कौन सी दशा थी, उसे किस लिए देखा जाता है, जिससे आपको दशा सीक्वेंस पता चले। और आपकी दशा सीक्वेंस आपकी लाइफ के इवेंट को डिसाइड करती है। तो हम जब भी एनालाइज करें इन चीजों को हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। ठीक है मैम?
यस सर, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, थैंक यू सर। नहीं कोई नहीं मैडम, कोशिश होती है। और किसी का सर कोई डाउट हो तो? मैंने थोड़ी सी कोशिश की आज बताने की, और नेक्स्ट क्लास में मैं अभी और इंडिविजुअल राशियों के बारे में भी बात करूंगा। तो हाँ जी, विश्वास जी सर पूछे सर। सर मुझे इसके बारे में कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये जैसे हम शादी का देखते हैं तो 7 नंबर लेते हैं, ऑक्यूपेशन